Morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 21, 2024 and the day is Saturday. तो पहले हम लोग हेडलाइन से शुरुआत करते हैं जैसा हमारा ड्रिल है। तो आपको पता है तिरुपति में लड्डू के ऊपर एक वॉर सी छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है, जो मंदिर कम्युनिटी है उनका कहना है कि उसके जो लड्डू है उसमें बीफ टैलो या फिर इन सब तरह की चीजें पाई गई हैं। तो वो तो एक कंट्रोवर्सी है तिरुपति लड्डू की, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा एक और चीज ये बोली जा रही है कि जो आम तौर पे घी मिलता है ना मार्केट में, वो 460 रुपए या 470 रुपए किलो मिलता है। लेकिन तिरुपति जो टेम्पल कमेटी है उनका कहना है कि टेम्पल वाले में जो घी आता था वो 320 रुपए किलो था। तो उस पे भी लोग कह रहे हैं कि ये शायद कम इसलिए था क्योंकि उस घी में कुछ मिलावट थी। तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, तो ये तो चलो कंट्रोवर्शियल न्यूज थी, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंटर का जो एक फैक्ट चेक यूनिट उन्होंने बनाया था ना, उसको बोल दिया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटाओ। देखो, आपको पता होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने आईटी रूल्स को, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल थे ना, उसमें अमेंडमेंट किया था और एक नई फैक्ट चेक यूनिट का घोषणा किया था कि ये एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे। ये फैक्ट चेक यूनिट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि कोई भी न्यूज जो आ रहा है वो फेक न्यूज तो नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, अगर कोई कमिटी बनती है, ठीक है, यूनिट बनता है जो चेक करेगा न्यूज को, पोस्ट होने से पहले कि फेक है कि नहीं, तो क्या होगा, सेंटर का एक तरह से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उस पे सेंटर का कहीं ना कहीं एक फ्रीडम ऑफ प्रेस की हानि होगी। ठीक है, वो फ्रीडम ही छिन जाएगा, लोगों को फैक्ट चेक यूनिट हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव ओवर रीच हो जाएगी, जो एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादा घुसने लग जाएगा। तो जो जुडिशरी है, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने उसमें एक 2 जज बेंच बैठा था और उन्होंने बोला कि ये जो फैक्ट चेक यूनिट है ना, ये पावर ऑफ आईटी एक्ट के अल्ट्रा वायर है, मतलब कि ये बिल्कुल उससे आगे जा रहा है और इस वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और इस वजह से उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ठीक है, दूसरी न्यूज जो है वो कोलिजियम के ऊपर है, जिसको हम लोग अंदर डिटेल में बात करेंगे इस पे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज जो आपके सामने है वो एक थोड़ी सी शर्मनाक सी न्यूज है, जो मुझे पढ़ते वक्त भी मुझे ऐसा लगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में। थोड़ी शर्मनाक न्यूज ये है कि इंडिया में चेस ओलंपियाड हुआ था, ठीक है, 2022 में चेन्नई में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, एक कप मिला था जिस कप का नाम था नोना गप्रिंदाशविली कप। ये कप मिलता था, जो जीत जाता था, इंडिया जीती थी तो इंडिया को ये कप मिला था। अब जो फाइड है, ठीक है, फाइड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, जो चेस का सारा ओलंपियाड ये वगैरह देखती है। फाइड ने इंडिया को बोला कि चलिए इस साल जो ओलंपियाड में जीते हैं उसको, जो बुदापेस्ट में हुआ है उसमें जो जीते उनके लिए अब कप वापस कर दीजिए। आप लोग को जो कप लास्ट ईयर लेके गए थे, हम लोग अब इस नए वाले विनर को देंगे। और इंडिया के जो महान लोग हैं, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के महान ऑफिस बेरर, उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने कप ही खो दिया है। मतलब एक चेस ओलंपियाड का कप खो दिया। अब इससे बड़ी शर्मनाक चीज तो कुछ हो भी नहीं सकती। ठीक है, अभी जो लोगों ने बोला है, जो वहां के एआईसीएफ सेक्रेटरी, उन्होंने बोला ये मैटर ऑफ प्राइड है हमारे और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये चेस जो है कप वापस मिल जाए। तो ये तो बहुत ही ऐसे शर्मनाक न्यूज थी, पर यहाँ आपके लिए काम का क्या है कि इंडिया जो है वो चेस ओलंपियाड 2022 का चेन्नई में हुआ था, इंडिया जीती थी। इस बार कहाँ हो रहा है, तो बुदापेस्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ हेडलाइंस थी। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में इंटरनली देखते हैं। देखिए, पहली न्यूज जो मैंने आपको फ्रंट पेज में दिखाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को, कोलिजियम कोई सर्च पैनल नहीं है। तो इसी वजह से कोलिजियम में ने जो जो नाम बताए हैं कि जिनका जिनका अपॉइंटमेंट होना है, वो अभी तक क्यों नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, सीजीआई ने बोला कि अभी तक जो कोलिजियम है उन्होंने नाम दे दिया था कि हाँ इनको इनका अपॉइंटमेंट है, तो क्या देरी कर रहा है सेंटर, क्यों नहीं अपॉइंट कर रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के कोई जज को चुनना होता है तो कोलिजियम अपने नाम की लिस्ट भेजता है और ये लिस्ट जो होती है इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट चुन करके जो है वो जजेस को चुन लेता है। लेकिन अभी तक कोई इस पे अपॉइंटमेंट हुई नहीं है। ठीक है,
तो इसी पे जो है सीजीआई का ये रिपोर्ट था, सीजीआई का ये कहना था। तो अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कोलिजियम है क्या। अगर मेंस की बात होती, मेंस का मैं पढ़ा रही होती, तो एक पूरा क्वेश्चन बार बार आता है मेंस में कि इवोल्यूशन ऑफ कोलिजियम बताने के लिए, पर हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखना, तो मैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको जो फैक्ट्स है वो बता देती हूँ। देखिए, आर्टिकल 124 और 217 जो है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑन हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का 124 है और हाई कोर्ट का 217 है। और अपॉइंटमेंट होती कैसे है, तो देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हेड होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जज जो भी जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट के उसके हेड होते हैं। इनको कौन चूज करता है, तो प्रेसिडेंट चूज करता है। ठीक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब चूज हो जाते हैं तो फिर एक कोलिजियम बैठता है। कोलिजियम में कितने मेंबर होते हैं, तो 5, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 और अदर सुप्रीम कोर्ट के जज। ये कोलिजियम क्या करता है, ये नाम बताता है कि ये नाम है, इनको चूज करके दो, मतलब ये नाम है, इनको बनाना है। और फिर बाद में प्रेसिडेंट जो है वो सीजीआई के कहने पर जो है वो चूज कर लेते। तो इस तरह से क्या होता है, कुछ नाम सजेस्ट करता है कोलिजियम, वो जो है वो लॉ मिनिस्ट्री से जाता है, फिर वो पीएम के पास फॉरवर्ड होता है और पीएम फिर प्रेसिडेंट के पास उनको ले जाता है, फिर प्रेसिडेंट बाद में चूज कर लेते हैं। तो इस तरह से कोलिजियम सिस्टम है। लेकिन कोलिजियम आया कैसे, ये कोई लॉ से नहीं आया है, ठीक है, ना ही ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद अपने ही जजमेंट्स के थ्रू बनाया था, ठीक है। तो ये एक यूनिक बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट से बनता है। ठीक, तो अब क्या है कोलिजियम की कहानी। कोलिजियम की कहानी ये है कि कोलिजियम सिस्टम क्यों लेके आना पड़ गया, क्योंकि क्या होता था ना, पहले एक फर्स्ट जजेस केस थी, उसके अंदर क्या आया था, 1981 में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, फर्स्ट जजेस केस। इसमें क्या बोला जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको रेकमेंड करते हैं ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, उनके रिकमेंडेशन को रिफ्यूज किया जा सकता है। कोई भी रीजन की वजह से उनके अपॉइंटमेंट को रिफ्यूज किया जा सकता है, और बाद में एग्जीक्यूटिव अपना देखेगा, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो सेंटर है वो देखेगी और वो बाद में अल्टीमेट डिसीजन लेगी कि किसको अपॉइंट करना है जुडिशरी में कि नहीं करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि अगर ये वाली चीज हो जाती है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को ही मना कर दिया जाता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडिपेंडेंस कहाँ से रहा, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी। और जुडिशरी आपको पता है पिलर है, पिलर कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आता है सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस 1993 में आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देता है यहाँ पे, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलिजियम सिस्टम, ठीक है, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता है कोलिजियम सिस्टम सेकंड जजेस केस में। फिर क्या होता है, सेकंड जजेस केस में बोलता है कि जो भी कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाँ इस इंसान को चूज करना, वो कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस है। कंकरेंस का ये मतलब हुआ कि पहले क्या था कि कंसल्ट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप फलाना लोगों को जज बनाओ, लेकिन अगर मेरी बात में दम नहीं है, वजन नहीं है, तो आप मेरी बात सुन भी सकते हो, नहीं भी सुन सकते हो। लेकिन जब कंकरेंस शब्द आ जाता है ना, इसका मतलब आपको सुनना ही पड़ेगा। अगर सीजीआई ने कहा कि इसको आपने चुनना है तो चुनना ही पड़ेगा। फिर थर्ड जजेस केस में क्या होता है कि यही जो कोलिजियम होता है ना, वो 3 मेंबर बॉडी से 5 मेंबर बॉडी में बदल जाता है, 5 मेंबर बॉडी बना दी जाती है, ठीक है। आर्टिकल 143 का यूज करता है सुप्रीम कोर्ट और एक्सपैंड कर देता है कोलिजियम को 5 मेंबर बॉडी, जिसमें सीजीआई प्लस 4 अदर मेंबर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 मेंबर बॉडी में बदल जाता है, जिसमें सीजीआई और 4 मेंबर होते हैं, जो 4 सीनियर मोस्ट कलीग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और ये कोलिजियम सिस्टम जैसे सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही हाई कोर्ट में भी चलता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को लिया। नेक्स्ट न्यूज ये है कि अभी बुकर प्राइज के जो विनर्स, मतलब विनर्स नहीं, जो नाम शॉर्टलिस्ट हुए हैं ना, उसमें बड़ी अच्छी चीज आई है कि 6 में से 5, ठीक है, 5 आउट ऑफ 6 जो है वो औरतें हैं। इस बार जो लिस्ट ऑफ ऑथर्स है ना, बुकर प्राइज के शॉर्ट लिस्ट हुई हैं ऑथर, उसमें से 5 हैं, 6 में से विमेन। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। पर ये जो आर्टिकल आए वो इस पे है कि है तो वो विमेन, पर प्रॉब्लम ये है कि वाइट विमेन है। आर्टिकल इस चीज पे है कि अभी भी बुकर प्राइज में एसिमेट्री रह रही है रिप्रेजेंटेशन की। और सिर्फ इस आर्टिकल का जिस्ट ये है कि, जिस्ट का मतलब होता है समरी ये है कि विमेन को तो अच्छी खासी यहाँ पे मिली है, पर ये बात नहीं है कि सिर्फ जेंडर बेस पे आप मतलब मत दो लोगों को रिप्रेजेंटेशन, रेस पे भी दो।
तो ये आर्टिकल इस पे आया था कि इसमें जो है वो हमेशा से देखा जा रहा है, जब से बुकर लिस्ट आया है, जिसके 55, जब से बुकर अवार्ड आया है 55 साल हो चुका है बुकर अवार्ड को आया हुआ है, लेकिन इसमें व्हाइट विमेन को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिली है। मतलब एक तो विमेन को कम मिली है, और जब विमेन को भी मिली है तो व्हाइट को ज्यादा मिली है। इस आर्टिकल के हिसाब से 2 व्हाइट विमेन जो है वो शॉर्टलिस्ट हुई थी 1969 में, जिसमें से एक म्यूरल स्पार्क जो है वो 6 बार शॉर्टलिस्ट हुई और 1 बार जीती, ठीक है, और बाद में उनके नाम पे एक ट्रॉफी को भी रख दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है 2023 में। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विमेन रिप्रेजेंटेड हैं अगर बुकर प्राइज में, तो वो भी जो है मोस्टली वाइट विमेन है। दूसरी चीज ये जो एसिमेट्री है ना, ये बुकर प्राइज में ही नहीं है, और भी बहुत सारी जगह है वहां पे देखा गया है कि जो अच्छे कास्ट और क्लास की विमेन है ना, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है अपार्ट फ्रॉम अदर। तो मतलब विमेन के अंदर भी, जो रेस है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कि विमेन एज अ कैटेगरी वल्नरेबल है ऑलरेडी, ठीक है। क्यों? विमेन को उनके वर्क प्लेस पे पेट्रनाइज किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है उनपे, वो वल्नरेबल है किसको लेके, अब्यूज को, उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे हटेगी? ये तभी हटेगी जब विमेन को आप पावर दोगे, और पावर कैसे दोगे? तो रिप्रेजेंटेशन के साथ पावर मिलती है। तो रिप्रेजेंट करना है तो हर रेस और जेंडर, हर रेस के विमेन को करो, ठीक है। ये वाली चीज थी। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है, इसी बहाने हम लगे हाथों प्रीलिम सेंट्रिक बुकर प्राइज देख लेते। तो देखो, बुकर प्राइज का फाउंडेशन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कहाँ पे? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। जब ये स्टार्टिंग में आया था ना, तो ये सिर्फ कॉमनवेल्थ राइटर्स को मिलता था, लेकिन बाद में ये सबके लिए ओपन कर दिया गया। कोई भी इंसान किसी भी ओरिजिन का हो, इंडियन ओरिजिन, अफ्रीकन ओरिजिन, वो सब वो बुकर प्राइज जीत सकते हैं। पहले इसका नाम मैन बुकर प्राइज था, ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के बुकर प्राइज कर दिया गया, ठीक। तो बुकर प्राइज कैसे मिलेगा? ये तो पता चल गया कोई भी ओरिजिन के हो सकते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि बुक सिर्फ इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। मतलब आप कहीं के भी हो, चलो मान लो मैं इंडिया की हूँ, ठीक है, मैंने कोई बुक लिखी इंग्लिश में और मैंने उसको पब्लिश किया कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में या फिर आयरलैंड में। तो मेरी नेशनैलिटी कोई भी हो, मैं इंडियन ही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बुकर प्राइज की विनर के लिए चूज कर ली जाऊंगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? कंडीशन क्या है? इंग्लिश की बुक होनी चाहिए और पब्लिश होनी चाहिए यूके और आयरलैंड में। और दूसरी चीज, ये वर्क जो है ना मेरा इंग्लिश में, ये ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने हिंदी में कुछ लिखा और फिर किसी ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट कर दिया और फिर वो ट्रांसलेटेड वर्जन चला जाए और वो बुकर प्राइज जीत जाए। नहीं, वो एकदम ओरिजिनल वर्क होना चाहिए इंग्लिश का। एक बड़ी चीज जो मैं आपको प्रीलिम्स के लिए बताना चाहती हूँ कि देखो, ये जो बुकर प्राइज है और एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये दोनों अलग चीजें, कंफ्यूज नहीं होना है। बुकर प्राइज उनको मिलता है जो इंग्लिश में लिखते हैं, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ट्रांसलेटेड वर्जन भी है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई अपनी कृति लिखी और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मुझे भी मिलेगा और मेरे ट्रांसलेटर को भी मिलेगा। तो उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोलते हैं, और बुकर सिर्फ इंग्लिश में होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज थी प्रीलिम्स के लिए। पहले इसको मैन बुकर प्राइज बोलते थे, ये जो बुकर प्राइज है, लेकिन फिर बाद में इसका नाम बुकर प्राइज कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट, आपको पता ही है तरकश हमारी बुक है। प्रीलिम्स इतने ज्यादा वैकेंसी आ चुकी है, अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप सब खुद ही बहुत ज्यादा जोश में होंगे। तो वही प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, सारी बुक्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, आपको पता है हमारी प्रैक्टिस बुक भी है। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके लिए लाई। आपको बताया ही था मैंने कि लेबनान में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों के पास पेजर था। पेजर क्या होता है ना, जैसे मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन से आप बात कर सकते हो, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन मोबाइल फोन में प्रॉब्लम क्या होता है? टावर होती है, सिग्नल होता है, टावर होती है, सिग्नल होता है। तो अगर मैं मोबाइल फोन यूज कर रही हूँ तो मेरे मोबाइल फोन के लोकेशन से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो इस चीज से फायदा उठा के इजराइल जो है वो जितने भी हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके लोगों को पकड़ रहा था, उन पे ड्रोन से अटैक कर रहा था। तब क्या किया, हिजबुल्ला ने पेजर यूज करना शुरू कर दिया। पेजर एक थोड़ा पुराना, आधुनिक नहीं है, ये पुराना किस्म का फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें कोई टावर वावर नहीं होता, ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें आपका मैसेज आता है, आप उससे पढ़ सकते हो। तो पहले जमाने में पेजर यूज होता था, लेकिन हिजबुल्ला ने इसको वापस से यूज करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि उनको पता था कि उनकी लोकेशन से पता कर ले रहे थे इजरायली लोग। फिर क्या होता है, ये पेजर बनने जाता है,
ये पेजर कहाँ बनने जाता है, तो ये पेजर का जो ये है मैन्युफैक्चरिंग है वो एक ताइवानीज कंपनी के पास चली जाती है। ये ताइवानीज कंपनी एक हंगेरियन कंपनी को ये टेंडर दे देता है अपनी टाइज, और या फिर एक हंगरी की कंपनी इसको बनाने लगती है। ये हंगरी की कंपनी क्या करती है, इस पेजर के अंदर एक्सप्लोसिव डाल देती है, और अचानक से लेबनान में इतने ज्यादा डिवाइसेस जो होते हैं पेजर के, लोग अपना पेजिंग डिवाइस खोलते हैं मैसेज देखने के लिए। और ये पेजर, लेकिन सबसे दुख की बात ये थी कि ये पेजर सिर्फ हिजबुल्लाह के मेंबर्स के पास नहीं था, ये पेजर आम लोग भी यूज कर रहे थे, जैसे सब्जी वाला, दूध वाला, ये भी यूज कर रहा था। और जैसे ही एक मैसेज आता है पेजर पे, ठीक है, और सारे लोग जैसे मैसेज देखने आते हैं खुले अपना पेजर अपने फेस के पास लाते हैं, या जो भी लाते हैं, या किसी के पॉकेट में रहता है, या फिर कोई अपने बेड पे छोड़ के आ जाता है, वो फट जाते हैं अचानक से। और इस वजह से 3,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं, और इसमें बहुत सारे मासूम लोग घायल हुए हैं। तो अब बात आ जाती है कि क्या इजराइल ने करवाया, तो देखिए एलिगेशंस तो यही है कि इजराइल ने कराया, क्योंकि इजराइल की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जो बोल सकते हैं, पकड़ है इन तरह की टेक्नोलॉजी पे। इस तरह का जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, ये नए तरीके का वॉरफेयर है। आप सोच सकते हैं ये एक नए तरीके की चीज ली गई रिटालिएशन के लिए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ इजराइल के पास हो सकती है, लेकिन इजराइल ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है, तो कहा नहीं जा सकता, बट एवरीबडी थिंक्स कि इजराइल का हाथ है। ठीक है, तो इजराइल ने अगर ये इतनी बड़ी चीज कराई है, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है, आर्टिकल इस पे है, तो ये एक लाइन को ब्लर कर रहा है बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट मेथड एंड स्टेट एक्शन। एक्सट्रीमिस्ट हो गए आपके ये टेररिस्ट ग्रुप। ये टेररिस्ट ग्रुप अगर अपने कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई हमास ने जैसे लोगों के ऊपर अटैक किया, तो जो वापस से स्टेट इससे रिटेलिएट करता है ना, वो रिटेलिएशन इजराइल के केस में बहुत एक्सट्रीम देखा जा रहा है। जैसे गाजा वाली जो अटैक हुई, उसके बाद हमास वाली जो अटैक हुई, उसके बाद इजराइल ने बहुत लोगों को, चाहे वो बच्चे हों, औरतें हों, उनको मर्सीलेसली किल किया। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, इसके वजह से एक जेनोसाइड का केस भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ने इजराइल पे लगा दिया, क्योंकि करोड़ों, लाखों, मतलब लाखों बच्चे मरे हैं, लाखों औरतें मरी हैं, इतनी ज्यादा बॉम्बार्डिंग हुई है। WHO से लेके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, इनफैक्ट US जो इतना बड़ा अलाई है, अलाई का मतलब दोस्त है, इसको बोलते हैं स्टॉन्चेस्ट अलाई, उसने भी एक्सप्रेस किया कंसर्न इस डेथ और सफरिंग की जो गाजा में चल रही है। तो इससे ये चीज आ जाती है कि लाइन तो ब्लर हो गया ना, धुंधली हो गई लाइन, कि आप जो टेररिस्ट कर रहे हैं, आप भी तो वैसा ही कुछ कर रहे हैं। तो ये वाली चीज, ये पेजर अटैक ना वापस से इस चीज को फोरफ्रंट में ले आया है कि आपके ऊपर अगर कोई अटैक करा तो आप उसको कैसे रिटेलिएट करते हो, क्या आप मासूम निर्दोष लोगों को मारते हो, या आप उनको मारते हो जिन्होंने आप पे अटैक किया है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब ये पेजर अटैक से जो है लेबनान वापस से लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि लेबनान में फटा है ये, और लेबनान में हिजबुल्ला मिले, हिजबुल्ला के ये रहते थे, टेररिस्ट रहते थे, और हिजबुल्ला को ईरान भी बैक करता है, मतलब ईरान सपोर्ट करता है हिजबुल्ला को। ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि लेबनान है कहाँ। तो ये देखिए मेडिटेरेनियन सी के साइड में, अगर हम लोग इस मैप में देखें, वर्ल्ड मैप में, तो एशिया में है, ऑफकोर्स मिडिल ईस्ट में, ये रहा लेबनान। ठीक, लेबनान जो है आपका, आप देख सकते हैं कि इस तरफ यूरोप है, इस तरफ एशिया है, नीचे अफ्रीका है, मतलब एकदम प्रॉक्सिमिटी में है 3 कॉन्टिनेंट के, काफी पास है। और यहाँ पे वो हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ आपका इजराइल है, यहाँ आपका सीरिया है। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि एक एम्बेसी का भी मेंबर था, उसकी तो उसकी भी इंजरी हो गई, और उसकी इंजरी इतनी ज्यादा हुई कि कहा जा रहा है कि आईज भी डैमेज हो चुकी है। ठीक है, तो लेबनान में ये अटैक हुआ, इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। सीरिया के लोग भी जो है वो लेबनान, जो सीरिया में थे, वहां पे भी हाहाकार मच चुका है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि लेबनान में ये चीज, लेबनान का कैपिटल बेरूत है, इजराइल का कैपिटल तो सबको पता ही है, सीरिया का कैपिटल दमिश्कस है, और ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी। और ये पूरा मिडिल ईस्टर्न रीजन है, ये पूरा अभी ज्वलनशील जो है वो पूरा हो रखा है, ये वाला रीजन, ये आपको दिख रहा है, सीरिया, इराक, इधर आपका इजराइल, ये पूरा अभी बर्न कर रहा है ये एरिया। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा मैप भी दिखा दे, क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना कि क्या है, किस समुद्र से घिरा हुआ है ये, तो मेडिटेरेनियन सी। लेबनान में बहुत समय पहले
इसी तरह के कुछ साल पहले 2020 या 22, मुझे ढंग से ईयर याद नहीं आ रहा है, कि एक बहुत बड़ा ना कोई एक्सप्लोसिव फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया था, जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि अर्थक्वेक आ गया था। तो उस टाइम भी ऐसे ही बहुत लोग मरे थे, तो मुझे अभी तक वो याद आ रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, वो आप बता दें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में 2 लाइन, क्योंकि ये रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में देख लिया था। तो थोड़ा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में 2 लाइन्स की, हेडक्वार्टर क्या है और जेनेसिस क्या है, इसका कैसे बना था, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी मैं पूछती हूँ ना वो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट, और आप लोग काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। और ये जो मैं आपको बता रही थी वो किस ईयर में कोई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट, अगर आप किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट, श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं और इंडिया बहुत ही क्लोजली वॉच करेगा इसको। ऐसा क्यों करेगा? तो पहली चीज जो ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है 2022 में बहुत मास प्रोटेस्ट हुए थे। आप सबको याद ही होगा 2022 में श्रीलंका में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जहां इन्फ्लेशन 70% तक चला गया था। बेसिक लोगों के पास फूड, कुकिंग, गैस, मेडिसिन जैसे नेसेसिटी भी नहीं थी, और इस वजह से गुस्साए लोगों ने क्या किया था, मास प्रोटेस्ट किया था। और वहां पे जो राजपक्सा प्रेसिडेंट थे और उनके भाई महिंदा और गोटबाया राजपक्सा, इन सब जो है राजपक्सा जो है सबको बाहर चले गए। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे, मतलब इन लोग को भागना पड़ गया था, इतने ज्यादा खतरनाक सिचुएशन थी। अभी वैसा ठीक सिचुएशन है नहीं इकोनॉमी का, अभी बेटर है श्रीलंकन इकोनॉमी। इसलिए जो अब ये इलेक्शन होने वाले हैं ना, इसमें 38 कैंडिडेट प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, सारे मेन है, कोई विमेन नहीं है इसमें। और इसमें 17 मिलियन एलिजिबल वोटर्स वोट करने वाले हैं। और श्रीलंका में क्या होता है ना, जो भी 50% वोट लेकर आता है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। बट अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो 50% वोट नहीं ला पाया, तो एक रन ऑफ इलेक्शन का प्रोविजन है, मतलब फिर से एक छोटा इलेक्शन कराया जाएगा इसको चेक करने के लिए, ताकि ये 50% वाला मार्क अगर नहीं हो पाया तो वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, इस बार आप देख रहे हैं 38 कैंडिडेट्स खड़े होंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जो खड़े होंगे वो है रानिल विक्रमसिंघे, अनुराग कुमार दिसानायके और सजित प्रेमदासा। इंपॉर्टेंट क्या है ना, इन लोगों की पार्टी वगैरह अभी आपके लिए प्रीलिम के लिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये नाम आप लोग थोड़ा सा याद रखें, ठीक। न्यू दिल्ली, जैसे कि इंडिया का क्या कंसर्न है, इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है बीजिंग यानी कि चाइना का कैपिटल, यानी कि चाइना अपना होल्ड बढ़ा रहा है श्रीलंका पे। कैसे? तो एक डेट डिप्लोमेसी करता है चाइना, खूब सारा लोन दे देता है, और इतना ज्यादा लोन दे देता है कि कोई इंसान वापस ना कर सके और फिर उस पे कब्जा कर लेता है। इसी तरह से इसने हम्बनतोता पोर्ट जो है श्रीलंका का वो अपने कब्जे में कर लिया था। तो देखिए जो श्रीलंका, वहां पे 2 कम्युनिटी पाई जाती है, सिन्हला और तमिल कम्युनिटी। तमिल कम्युनिटी अपने हमारे जो तमिलियंस है उनसे भी क्लोज कनेक्शन रखती है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली का ऐसा मानना था कि जब महिंदा राजपक्षा का टेन्योर था ना 2005 से 2015, तो वो काफी चाइना से चिपके हुए थे, मतलब उनका बहुत ज्यादा चाइना की तरफ झुकाव था। लेकिन उनके भाई जब गोटबाया राजपक्षा 2019 से 22 में आए, तो वो थोड़ा चाइना से दूरी बना लिए, क्योंकि उनको लगता था कि चाइना जो है वो थोड़ा बैलेंस रहना बेटर है, चाइना से भी ना रहो ना इंडिया से चिपक के रहो। लेकिन फिर आते हैं एक सजित प्रेमदासा। सजित प्रेमदासा नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि सजित प्रेमदासा जो है ना वो हमेशा से सस्पिशियस रहे हैं चाइना को लेके। उनको ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में आइडिया है कि चाइना कैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है। और प्रेमदासा एक और चीज चाहते हैं, वो है कि 13वीं अमेंडमेंट जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए श्रीलंका में। जो इंडिया काफी समय से चाहता है कि 13वां अमेंडमेंट जो है वो पास हो जाए। इसके पास होने से क्या, देखो ये जो 13वां अमेंडमेंट है ना, हम लोग ने ना सिविल वॉर हुआ था जब श्रीलंका में, तो इंडिया ने हेल्प किया था इस सिविल वॉर में, ठीक है। लेकिन इस सिविल वॉर में घुसने से पहले हमने कंडीशन यही रखी थी 1987 में कि 13वीं जो अमेंडमेंट है उसको पास कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद से आज तक किसी ने भी पूरे तरीके से 13वीं अमेंडमेंट को पास नहीं किया है। इस वजह से जो भी तमिल पार्टीज है ना वो नेचुरली चाहते हैं कि प्रेमदासा जीत जाए, क्योंकि प्रेमदासा चाह रहे हैं कि 13वीं अमेंडमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो अब आप मुझसे पूछोगे मैम इतना 13वीं अमेंडमेंट बोल दिया आपने, ये है क्या 13वीं अमेंडमेंट? तो देखिए कहानी ऐसी है ना कि 1987 के टाइम इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और उधर के जो प्रेसिडेंट थे जिनका नाम शायद JR जयवर्धने था,
ये मैं श्योर नहीं हूँ, यही नाम था शायद जहां तक मुझे याद है। इन लोगों ने 1987 में मिलकर के एक अकॉर्ड साइन किया था। इस अकॉर्ड में क्या बोला गया था कि 13वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की गई थी। अब ये 13वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है क्या, इसमें पावर शेयर करने की बात की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर का पावर, हेल्थ का पावर, ये सारी चीज शेयर करने की बात की जाती है। 9 प्रोविंसेस, कंट्री में 9 प्रोविंसेस को देने की बात की जाती है। ये 9 प्रोविंसेस वैसी प्रोविंसेस है जिसमें तमिल स्पीकिंग मेजोरिटी के लोग हैं, जो तमिल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा तमिल और इस 13 अमेंडमेंट में पहली चीज तो पावर शेयर की बात की जा रही थी, मैं लिख ही देती हूँ आप लोग के लिए। 13th अमेंडमेंट में पहली चीज तो ये कि ये जो है वो पहली चीज डिवोल्यूशन ऑफ पावर है ना। ये अमेंडमेंट क्या कहता था, डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू 9 प्रोविंसेस, ठीक है। और ये 9 प्रोविंसेस तमिल स्पीकिंग प्रोविंसेस थी। और दूसरी चीज क्या बोलता है ये 13th अमेंडमेंट, कि तमिल एंड इंग्लिश बी अडॉप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखिए एज ऑफिशियल लैंग्वेज along with what, सिन्हलीज। श्रीलंका का जो अभी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो सिन्हलीज है। सिन्हला बोलते हैं वो लोग, ठीक है। सन्हला क्यों लिख दिया मैंने, सिन्हला। लेकिन इस 13th अमेंडमेंट के अंदर तमिल और इंग्लिश को भी अडॉप्ट करने की बात की जाती है और पावर डिवोल्यूशन की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें से क्या होगा, जो तमिल ग्रुप है वो हमेशा से चाहता है, वो डरा रहता है, ठीक है। डर किस बात का है कि अगर 13 अमेंडमेंट आ गया ना तो जो नॉर्थ, जैसे श्रीलंका का मैप अगर मैं आपको दिखाऊं, कहाँ गया श्रीलंका का मैप, लगाया तो था मैंने आप लोगों के लिए, एक सेकेंड, इधर है, इधर ही दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए श्रीलंका है ना, श्रीलंका में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नॉर्थ श्रीलंका हो गया, ठीक है, और ये नीचे वाला साउथ श्रीलंका हो गया। नॉर्थ श्रीलंका आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया के तमिलनाडु से क्लोज है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत तमिलियंस है, तमिल बोलते हैं। तो डर है कि अगर 13th अमेंडमेंट आ गया ना तो जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं ना वो चाहेंगे कि उसको तोड़ के, श्रीलंका के, नॉर्थ श्रीलंका को तोड़ के एक नया सा ऐसा स्टेट ही बना दे खुद से। तो इसके डर की वजह से बहुत लोगों ने 13th अमेंडमेंट नहीं किया। तो अब न्यू दिल्ली क्या चाह रही है, कि न्यू दिल्ली चाह रही है, मतलब इंडिया क्या चाह रही है, कि कोई ऐसा इलेक्ट होकर आए जो एक तो चाइना से दूरी रखे और दूसरी चीज 13th अमेंडमेंट को लाने की कोशिश करे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बहुत क्लोज रख रहे हैं इस पे, वॉच रख रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा इलेक्शन पे। दूसरी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ना, आरबीआई के हिसाब से फूड में जो वोलेटिलिटी है वो बढ़ी हुई है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन की बात करें तो 4% टारगेट के नीचे ही रहा है जुलाई और अगस्त में, यानी अच्छी चीज है। लेकिन फूड का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो आरबीआई के लिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन तब होता है जब इसमें हम लोग जो है वो फूड और एनर्जी का भी साथ लेके चलते हैं ना, जब फूड प्लस एनर्जी को साथ में लेके चलते हैं। ये क्या है, ये फूड और एनर्जी जो है ना वो वोलेटाइल चीजें हैं, ये वोलेटाइल कंपोनेंट है। जब इसको हम लोग लेके चलते हैं तो कहलाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक, हेडलाइन इन्फ्लेशन। और जब आप फूड और एनर्जी हटा दो तो वो कोर इन्फ्लेशन हो जाता है। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ना वो थोड़ा बढ़ गया अगस्त में, 3.7% हो गया, 3.6 से 3.7% चला गया, ठीक। तो ये एक इंक्रीज हो गया। तो आरबीआई इसको कम रखना चाहती है, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ा ना तो पूरा ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग को कम करके रखना है, 4% रखना है। ये जो इंक्रीज थोड़ा सा देखा गया ना वो इस वजह से हुआ है क्योंकि बेस इफेक्ट में चेंज हुआ है। 5 बेसिस पॉइंट से इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा चेंज किया गया, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। उसके अलावा आपको पता ही है अभी ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, डिसइन्फ्लेशन चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी देखा जाए तो थोड़ा सा प्राइवेट कंजम्पशन में इशू है, उतना लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और वर्ल्ड में तो अभी पता ही आपको किस तरह से पूरे वर्ल्ड जो है इतने सारे वॉर्स से घिरा हुआ है। तो उस पे ना फूड प्राइसेस पे अफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट चेंज का अपना अलग इशू है, वो इशू क्रिएट करता है, ढंग से रेन नहीं होता या तो बहुत ज्यादा रेन हो जाता है, फ्लड आ जाती है, तो उससे फूड इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी गवर्नमेंट का कहना है कि वो लोग अच्छे से रोबस्ट और नेट एक्सपोर्ट को बढ़ा के रखेंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे और वापस से ये चीजें जो है कंट्रोल में आ जाएंगी इन्फ्लेशन की। और हाउस होल्ड कंजम्पशन भी बढ़ने की बात की जा रही है और जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा,
ठीक है, और भी ज्यादा बढ़ेगा ये कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा, दिवाली आ रही है। इस टाइम क्या होता है ना, लोग का कंजम्पशन बढ़ जाता है, और इस वजह से क्या होता है, जो भी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिख रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो वापस से काबू में आ जाएगा, ऐसा आरबीआई ने कहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये थोड़ा एक अलग सा क्वेश्चन लेके आई हूं मैं कि कौन सी कंट्री को मिडिल ईस्ट, स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। और रही बात कल की कि कितने जीआई टैग हैं बिहार के, तो मैंने तो अभी तक 15 देखा था, पर बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में 16 भी बताया। तो आप लोग मुझे प्लीज कंफर्म करके बताएं, कि मैंने कोशिश की पता करने की कि कहीं 15 भी लिखा है, कहीं 16, कि 15 है या 16 है। ठीक है, और सोर्स प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं पढ़ाना चाहती आप लोगों को। जब तक कंफर्म नहीं होंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगी। रही बात इसकी, तो इस क्वेश्चन का जरूर आप लोग आंसर करें, एंड कीप रीडिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।